दोनों राहुल। नमस्कार भाइयों और बहनों, आज हम पढ़ने वाले हैं कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। जो हमने कल थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा था, आज उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कल हमने जो पृथ्वी की उत्पत्ति है उसके अंतर्गत थेल्स और एनेक्सिमेंडर को पढ़ा था। यहाँ पर जो हमारा थेल्स था, उस थेल्स के द्वारा एक तत्ववाद का सिद्धांत दिया गया था, और अनेक्सिमेंडर था उसके द्वारा यहाँ पे, अनेक्सिमेनिस था उसके द्वारा यहाँ पर बहुतत्ववाद का सिद्धांत दिया था। ये जो दोनों ही सिद्धांत थे प्रारंभिक विचारधारा से संबंधित है। हम यहाँ पर दो विचारधारा देख रहे हैं, एक प्रारंभिक विचारधारा और दूसरी आधुनिक विचारधारा। और प्रारंभिक विचारधारा में थेल्स और अनेक्सिमेनिस हो जाएगा, और जो आधुनिक विचारधारा है उस आधुनिक विचारधारा के अंदर हमको यहाँ पर तीन तरीके से देखने को मिलेगा। पहला तो एक द्वैतवाद, अद्वैतवाद, और तीसरा अति आधुनिक विचारधारा। अब जो यहाँ पर हमारा अद्वैतवाद है, उस अद्वैतवाद का मतलब होता है कि यहाँ पर जो हम पृथ्वी की उत्पत्ति या सौरमंडल की उत्पत्ति पढ़ेंगे तो यहाँ पर कहा जाता है कि इन सब की उत्पत्ति केवल एक तारा के द्वारा हुई है। और वहीं अगर द्वैतवाद की बात करेंगे तो द्वैतवाद में कहा जाता है कि जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति दो तारों के द्वारा हुई है। और इनको डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर हमारे अलग अलग भूगोलविदाएँ हैं। तो आज उनमें से एक है हमारा कांट, और कांट के द्वारा यहाँ पर जो कल्पना की जा रही है उसके हम बोलते हैं वायव्य राशि कल्पना। देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो कांट है इसकी जो परिकल्पना है, इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है पहले उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर कांट के द्वारा इस परिकल्पना को देने के लिए जो आधार था उसको हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा इस कल्पना के अंदर जो थ्योरी है या उसने जो कल्पना करी थी हमको उसको देखना है। तीसरा इसका एक महत्व आ जाएगा हमारा यहाँ पर। चौथा हम पढ़ेंगे यहाँ पर आलोचना, और जो पांचवा रहेगा यहाँ पर निष्कर्ष। तो हम इन पांचों पॉइंट के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं कांट कौन था। तो जब कांट की बात की जाएगी तो ये एक जर्मन दार्शनिक है, जर्मन दार्शनिक। अब शब्द देखिए यहाँ पर, शब्द क्या लिखा है, परिकल्पना। मतलब इसके द्वारा क्या किया जा रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति हो या फिर सौरमंडल की उत्पत्ति हो, ये क्या करने वाला है, यहाँ पर कल्पना करेगा। मतलब ये सोचना चालू करेगा और ये अपनी एक थ्योरी देगा। अब उसका तार्किक आधार क्या है, इसकी चर्चा कौन करेगा, जो इसका अगला वाला यहाँ पर हमारा भूगोलविद आएगा। वो इसके अंदर जो कमियां निकालेगा उससे हमें पता चलेगा कि ये कल्पना में कितनी सत्यता है। तो अभी हम देखते हैं कांट कौन है, जर्मन दार्शनिक है। अब जर्मन दार्शनिक होने के अलावा ये जो थ्योरी देता है यहाँ पर 1755 ईस्वी में। दो चीज़ देखिए, कांट कौन है, जर्मन दार्शनिक है। दूसरा 1755 में क्या कर रहा है, यहाँ पर वायव्य राशि परिकल्पना दे रहा है। और ये वायव्य राशि परिकल्पना किससे संबंधित है, तो ये सौरमंडल की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। सौरमंडल की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो बिल्कुल बेसिक था। जो टॉपिक है 10वीं यूनिट का है। 10वीं यूनिट कौन सा, पेपर 3rd का, और उसके अंदर जो टॉपिक है कौन सा है, पृथ्वी की उत्पत्ति। उसी के अंदर हम इसको पढ़ रहे हैं। भूगर्भ शास्त्र चैप्टर है ये पूरा। तो ये बिल्कुल बेसिक था। अब चलते हैं कांट। ये अपनी थ्योरी का पहला पॉइंट, ये अपनी थ्योरी का आधार क्या रखता है, मतलब जो थ्योरी बना रहा है उस थ्योरी का इसने बेस क्या लिया है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ों को मानकर चलता है। पहली, न्यूटन के द्वारा
जो गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत दिया गया था और दूसरा घूर्णी गति का सिद्धांत, इन दो को आधार मानकर ये पूरी अपनी थ्योरी देने वाला है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और दूसरा यहाँ पे हम क्या देखेंगे, घूर्णी गति का सिद्धांत। अब बिल्कुल छोटा सा शब्द देखो, गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर लिखा है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है कि जो आकर्षण फोर्स होता है किसी वस्तु का, उसे हम क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बोलेंगे। ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इसे याद रखना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। त्वरण और गुरुत्वाकर्षण की जो यूनिट है वो क्या होती है, यहाँ पर हमारी समान होती है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा एक प्रकार से आकर्षण फोर्स हो जाएगा। दूसरा घूर्णी गति से मतलब क्या है, अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं अगर चारों तरफ घूम जाऊँ तो इसे मैं क्या बोलूँगा, अपनी घूर्णी गति। लेकिन मान लो मैं क्या करता हूँ, पूरी क्लास का एक राउंड लगा लेता हूँ, तो उसको हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे वो घूर्णन गति नहीं कहलाएगी, वो परिभ्रमण गति कहलाएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल दोनों बेसिक है। क्या क्या आधार माना है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, दूसरा घूर्णन गति का सिद्धांत। तो अभी ये बिल्कुल समझा रहा हूँ मैं, इसके बाद हम इसका पीपीटी देखेंगे। तो उस पीपीटी के अंतर्गत आपको क्या करना है, वहाँ से उसका नोट्स बना लेना है। इसे अभी क्या करो, समझते चलो। ठीक, तो यहाँ पर हमारा आधार हो गया। अब आधार के बाद चलते हैं इसकी परिकल्पना पर। ठीक है, अब परिकल्पना क्या करता है, तो इसको क्या लगता है कि जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, ठीक है, सौरमंडल में हमारे कुछ भी नहीं था, अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं था, तब यहाँ पर क्या उपस्थित था, पॉइंट ए में देखेंगे आदि पदार्थ। आदि पदार्थ, ठीक है, इस आदि पदार्थों को इसने क्या नाम दे दिया, आदि पदार्थ। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं देवत्व पदार्थ। ठीक है, ये इसने नाम दिया कि अंतरिक्ष में क्या उपस्थित है, आदि पदार्थ है, आदि पदार्थ या देवत्व पदार्थ है। अब ये आदि पदार्थ या आदि पदार्थ कैसा था, इसकी प्रकृति कैसी थी, तो यहाँ पर ये तीन चीजें बताता है कि जो आदि पदार्थ है इसकी जो प्रकृति है वो कैसी हो जाएगी, यहाँ पर गतिहीन। मतलब उस पदार्थ के अंदर क्या नहीं है, गति नहीं है, वो क्या है, एक प्रकार से स्थिर है। दूसरा वो कैसा पदार्थ है, यहाँ पर कठोर एवं ठंडा। ये इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रकृति हो जाएगी। आदि पदार्थ की प्रकृति कैसी है, गतिहीन, कठोर, ठंडा। आधार क्या था, दो आधार थे यहाँ पर, एक गुरुत्वाकर्षण का नियम और दूसरा हो जाएगा घूर्णी गति का नियम। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, प्रकृति हो गई। प्रकृति के बाद अब आगे चलेंगे तो क्या होगा, जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया आधार का, गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पर जो आद्य पदार्थ पूरे अंतरिक्ष में बिखरे हुए वो क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो लिख देते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आद्य पदार्थ आकर्षित होंगे। ठीक है, इसका चित्र देखो, अंतरिक्ष में इस प्रकार से क्या है, हमारे यहाँ पर आद्य पदार्थ बिखरे हुए हैं, गतिहीन है, कठोर है एवं ठंडे हैं। इनके बीच में क्या लग रहा है, आकर्षण फोर्स। तो ये क्या होंगे, आपस में टकराने लगेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब ये टकराएंगे तो टकराने से यहाँ पर क्या होगा, इनके अंदर ताप उत्पन्न होगा। ठीक है, ये गर्म होने लगेंगे और ताप उत्पन्न होने से देखो ये टकरा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, ताप उत्पन्न होगा। और ताप उत्पन्न होने से क्या होगा, जो ठोस पदार्थ है, अगर कोई भी ठोस चीज को गर्म करेंगे तो वो द्रव में बदलेगी और द्रव्य के बाद वो गैस में बदलना शुरू हो जाएगी। तो ये जो ताप के कारण यहाँ पर क्या होगा, ये जो पदार्थ है यहाँ पर ये ठोस से द्रव्य में और उसके बाद
फिर गैस में परिवर्तित होना चालू हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये ठोस से द्रव में, द्रव से किस में बदल रहा है, गैस में बदल रहा है, तो ये यहाँ पर क्या करता है, एक रूप धारण कर लेता है, निहारिका का रूप। तो एक शब्द यहाँ से हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, निहारिका। अब पूरे टाइम पे ये जो गैसीय पदार्थ है किस रूप में जाना जाएगा, निहारिका के रूप में जाना जाएगा। और एक गैसीय पदार्थ कैसा हो जाएगा, यहाँ पे तप्त पदार्थ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ताप उत्पन्न हो चुका है। तो अब लगातार यहाँ क्या होगा, आद्य पदार्थों के लगातार निहारिका में सम्मिलित होने से यहाँ पर इनके बीच में आकार में वृद्धि हो जाएगी। तो ये जो यहाँ पर जितने भी आद्य पदार्थ वो सब कहाँ होंगे, एक जगह इकट्ठा होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए ये आद्य पदार्थ है, जब इकट्ठा हो जाएंगे तो एक बड़ा सा निहारिका बन जाएगा, ठीक है। और आकार में वृद्धि के साथ क्या होगा, इसकी घूर्णन गति में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। अब ये कांट ने बोला है, बस इसे सुन लो और इसको पढ़ते चलो। क्या हो रहा है यहाँ पर, आद्य पदार्थ क्या हो रहे हैं, एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, किस रूप में, तप्त एवं गैसीय रूप में यहाँ पे क्या हो रहे हैं, लगातार इकट्ठे होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे इसके निहारिका के आकार में वृद्धि हो रही है, तो इसके आकार में वृद्धि के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, इसकी घूर्णन गति बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो दोनों कॉन्सेप्ट आ गए, गुरुत्वाकर्षण का भी आ गया यहाँ पर और दूसरा घूर्णन गति का भी आ गया। एक बार वो पूरा समझ लो क्या बोला, ब्रह्मांड में जब कुछ नहीं था तब क्या उपस्थित था, आद्य पदार्थ उपस्थित था। और उस आद्य पदार्थ की प्रकृति कैसी थी, गतिहीन, कठोर एवं ठंडी। अब क्या हुआ, ये लगातार गुरुत्वाकर्षण के कारण ये सब पदार्थ आपस में जुड़ने लगे और आपस में जब आपस में टकराने लगे तो टकराने से क्या हुआ, यहाँ पर ताप उत्पन्न हुआ। और ताप उत्पन्न होने से जो ठोस पदार्थ था वो द्रव में और द्रव से गैस में बदलने लगा। गैस में बदलने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये इसका आकार बढ़ते गया। देखो ये आकार बढ़ते जा रहा है और आकार बढ़ने से क्या हुआ, इसकी घूर्णन गति बढ़ने लगी। और जैसे जैसे घूर्णन गति बढ़ेगी यहाँ पर क्या होगा, दो बल दिखेंगे यहाँ पे तुमको, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। तो उस अभिकेंद्रीय बल से यहाँ पर अपकेंद्रीय बल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। समझो इसको, एक बल बताया मैंने आपको अभिकेंद्रीय बल और दूसरा अपकेंद्रीय बल, ठीक है। क्या बोला है मैंने, जैसे जैसे इसका आकार बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, निहारिका में वृद्धि होगी। निहारिका क्या है, तप्त गैसीय वायु राशि हो जाएगी एक प्रकार की है। तो यहाँ पर इसकी घूर्णन गति बढ़ रही है, तो घूर्णन गति बढ़ने से जो अपकेंद्रीय बल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और किससे, अभिकेंद्रीय बल, मतलब अभिकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा, डिक्रीज मतलब कम हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल बढ़ जाएगा। अब मान लो यहाँ पर अपकेंद्रीय बल की बात कर रहे हैं, अपकेंद्रीय बल बढ़ रहा है तो क्या होगा, तो पहले अपकेंद्रीय बल बताता हूँ। एक धागा लोगे, उस धागे में तुम कुछ बांध के उसको जब घुमाओगे तो जो फोर्स उसमें उस वस्तु में जो लग रहा है बाहर की ओर, वो क्या कहलाएगा, अपकेंद्रीय बल कहलाएगा। मान लो वो घुमाते घुमाते इतनी तेजी से घुमाया कि वो क्या हुआ, वो रस्सी टूट गई। तो रस्सी टूटने से वो जो वस्तु बंधी हुई है वो कहाँ है, बहुत दूर जाके फेंकाएगी। तो यहाँ पर अपकेंद्रीय बल भी क्या करेगा, जो निहारिका है, इस निहारिका से क्या करेगा, अपने पास जो पदार्थ है उसको बाहर निकालना चालू कर देगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे आकार में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे क्या आता है, इसका जो मध्य भाग है उसमें उभार आ जाता। अब वो उभार आने से क्या होगा, यहाँ पर वो एक वलय का रूप धारण कर लेगा। और जैसे वलय का रूप धारण करता है तो अपकेंद्रिक बल के कारण वो निहारिका से वलय अलग हो जाता है, मतलब एक छल्ले के रूप में। यहाँ से मान लो ये उभार आया और एक छल्ले के रूप में ये अपकेंद्रिक बल के कारण क्या हो गया, बाहर चले गया। तो ये पहली घटना यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसी प्रकार ये आगे जाकर 9 छल्लों में टूट जाता है। और यही हमारे कांट की वायु राशि परिकल्पना कहलाती है। अब ये जितने भी वलय निकले यहाँ से, वो वलय क्या हो जाएंगे, संघनित हो जाएंगे, पास पास में आ जाएंगे। और पास पास में आके वापस से कैसे हो जाएंगे, ठंडे एवं ठोस हो जाएंगे। और ठंडा एवं ठोस होने के बाद यहाँ पर एक ग्रह का और उन ग्रह के आसपास जो छोटे छोटे टुकड़े वो जब संघनित होंगे तो वो ग्रह का रूप धारण कर लेंगे। ठीक है, यही हमारी कांट की वायव्य राशि परिकल्पना है। बिल्कुल बेसिक था, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ ऊपर ऊपर से, ध्यान से सुनना इसको, बिल्कुल आसान है। 2 आधार देखे हमने। पहला आधार न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, दूसरा घूर्णन गति। गुरुत्वाकर्षण क्या एक प्रकार का आकर्षण है, ये पदार्थों को आपस में
खींचने का काम करता है। और दूसरा हमने घूर्णी गति पढ़ी। घूर्णी गति मतलब क्या होता है, अपने एक्सिस पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना। तुम खड़े होकर पूरा चारों तरफ घूम जाओ, वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा घूर्णी गति कहलाएगा। अब यहाँ पे फिर हमने देखा कि अंतरिक्ष में सबसे पहले क्या था, तो अंतरिक्ष में सबसे पहले आद्य पदार्थ था। ये कौन बोल रहा है, कांट बोल रहा है, ठीक। और वो आद्य पदार्थ कैसा था, वो आद्य पदार्थ गतिहीन था, ठोस था, और दूसरा यहाँ पर कठोर था। अब क्या हुआ, उन आद्य पदार्थों के बीच में क्या हुआ, आकर्षण फोर्स लगने लगा, और आकर्षण बल के कारण क्या होंगे, वो आपस में टकराने लगेंगे, और आपस में टकराने से क्या होगा, उनमें ताप उत्पन्न होगा, ठीक। मान लो टकराने से ताप कैसे उत्पन्न होगा, बहुत देर तक तुम ताली बजाते रहो, तुम्हारे हाथ में गर्मी आ जाएगी। ऐसे वो जब टकराएंगे आपस में तो क्या होगा, यहाँ पर ताप उत्पन्न होने लगेगा। और ताप उत्पन्न होने से जो ठोस पदार्थ है वो द्रव में, और द्रव पदार्थ ठोस से तरल में, ठीक है। द्रव को हम क्या बोल सकते हैं, तरल पदार्थ में, और तरल से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक। अब गैसीय अवस्था में जाने के बाद क्या करेगा, वो एक निहारिका का रूप धारण कर लेगा। तो निहारिका क्या, एक प्रकार का गैसीय पदार्थ, तप्त पदार्थ है, बहुत गर्म पदार्थ होता है, ठीक है, गैसीय रूप में। अब इसके बाद फिर हमने देखा यहाँ पर कहाँ तक पहुँचे, ये यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है, निहारिका का रूप धारण कर लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, पदार्थ आते जाएंगे, तप्त होते जाएंगे, निहारिका का आकार बड़े होता जाएगा। जैसे जैसे निहारिका का आकार बड़े होते जाएगा वैसे वैसे क्या होगी, निहारिका की घूर्णन गति बढ़ जाएगी। ये कांट बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे निहारिका के अंदर पदार्थ आएंगे, निहारिका का आकार बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, घूर्णन गति बढ़ेगी। जब हम इसकी आलोचना पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम कुछ इन चीज़ों को देखेंगे जो पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो ये जो बोलता है वो हमको सुनना पड़ेगा, लेकिन जो इसने गलत बोला उसको हम कहाँ देखेंगे, इसकी आलोचना में देखेंगे। तो निहारिका का आकार क्या हो गया, यहाँ पर बड़ा हो गया, और बड़ा होने से यहाँ पर क्या होता है, इसके ऊपर छल्ले के रूप में यहाँ से निहारिका अलग होने लगती है, या वलय के रूप में अलग होने लगती है, और इस प्रकार से 9 वलय अलग हो जाते हैं, जिनको हम 9 ग्रह बोल देते हैं। ये यहाँ पर हमारा कांट बोलता है, ठीक। तो ये कांट की जो परिकल्पना थी उसको मैंने आपको बता दिया। ये समझने का है पूरा। अब इसकी महत्व और आलोचना मैं आपको पीपीटी में बता देता हूँ। देखो, आप जितने भी लोग हो, जितने लोग वीडियो देख रहे हो, वो सब अपने दोस्तों को शेयर कर दो इसको, वीडियो को। और शेयर करने के बाद क्या करो, यहाँ पर उस अपने चैनल को सब्सक्राइब करवा लो। जितनी जल्दी सब्सक्राइब होंगे उतनी जल्दी मैं लाइव क्लास लूँगा, और लाइव क्लास लेने से आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यूस होना चालू हो जाएगी, ठीक। अभी देखो आपकी स्क्रीन पर पीपीटी खोल देता हूँ मैं। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना आप, और स्क्रीनशॉट लेने के साथ में इसका नोट्स बनाते चलना, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आपके सामने पीपीटी खुल चुका है, और इस पीपीटी के अंदर देखना है इस थ्योरी को। इसका नोट्स बनाते चलो। कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, ठीक। कांट एक जर्मन दार्शनिक थे जिनके द्वारा 1755 ईस्वी में पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में वायव्य राशि परिकल्पना प्रस्तुत की गई। ये इसकी प्रस्तावना हो गई। एग्जाम में इसी प्रकार के लिखना अगर आ जाए 11 नंबर में आए तो इसको छापाना। दूसरा हम पॉइंट देख रहे हैं इसके अंदर आधार आपको मैंने 2 बताए थे, गुरुत्वाकर्षण और घूर्णी गति का सिद्धांत। 2 आधार हो जाएंगे यहाँ पर। आगे चलें परिकल्पना। तो परिकल्पना में पॉइंट देखो, ब्रह्मांड में आदि तत्व मौजूद थे जिनकी प्रकृति गतिहीन, कठोर एवं शीत ठंडे पदार्थ के रूप में थी। मतलब जो आदि तत्व हो गया, जो देव तत्व हो गया, जो आद्य पदार्थ हो गया, वो किस प्रकार का है, यहाँ पर गतिहीन है, कठोर एवं ठंडा है। अगला पॉइंट लिखा है, गुरुत्वाकर्षण के कारण यह तत्व आपस में टकराने लगे, जिसके कारण इनमें ताप उत्पन्न होने लगा, ठीक है। ये जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे कण थे, ये कण आपस में आकर्षण करेंगे और आकर्षण से टकराकर ताप उत्पन्न करेंगे। ये ठोस से द्रव एवं द्रव से गैस में परिवर्तित होने लगे।
कठोर, ठंडा एवं गतिहीन पदार्थ अब अत्यंत तप्त हो गया एवं निहारिका के रूप में अपने अक्ष पर घूर्णन करने लगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ई आद्य पदार्थों के लगातार निहारिका में सम्मिलित होने से निहारिका के आकार में वृद्धि हुई एवं जिससे घूर्णन गति बढ़ने लगी। एफ पॉइंट देखो, अभिकेंद्री बल की अपेक्षा अपकेंद्री बल में अत्यधिक वृद्धि हो गई। नेक्स्ट पॉइंट जी देखो, निहारिका या गेसी पिंड के मध्य भाग में उभार आ गया। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया था अभिकेंद्री बल कैसा हो गया, अपकेंद्री बल से कम हो गया, मतलब अपकेंद्री बल ज़्यादा हो जाएगा तो निहारिका में उभार आएगा। उस उभार को हम या तो वलय बोलेंगे या फिर छल्ला बोलेंगे, और वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर निहारिका से धीरे धीरे अलग होना चालू हो जाएगा। जी के बाद एच पॉइंट देखो, यह उभार वलय के रूप में अपकेंद्री बल के कारण निहारिका से बाहर फेंक दिया जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है। मध्य अवशेषी पिंड सूर्य बन गया और एवं 9 वलय निकलकर ग्रह के रूप में निर्मित हो गए। लास्ट पॉइंट इसमें लिखा है, प्रत्येक वलय के पदार्थ संघनित होकर उस ग्रह के उपग्रह के रूप में निर्मित हो गए। अब ये जो यहाँ पर लास्ट में हमारा बन रहा है, ठीक है, ये ग्रह बन रहा है और ये उपग्रह बन रहे हैं, तो इनकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, वापस से ठंडी एवं ठोस हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई हमारी कल्पना। अब कल्पना के बाद हमने यहाँ पर पॉइंट देखना था आलोचना। तो आलोचना को देखो सामने है, गति के नियम के अनुसार, ठीक है, 4 आलोचना है, चारों आलोचना को ध्यान से पढ़ना और इनको रट लेना। ठीक है, जो कमी है उन कमी को हमने किसमें बता दिया, आलोचना में। जहाँ आपको समझ में नहीं आया वो समझना वो उसकी आलोचना हो जाएगी। जहाँ आपको डाउट आए कि यार ये तो गलत बोला है इसने, तो वो समझना उसकी आलोचना हो जाएगी। ठीक है, तो 4 पॉइंट है इसके अंदर। गति के नियम के अनुसार वस्तुओं के आपस में टकराने से उनमें घूर्णन गति उत्पन्न नहीं होती। तो सबसे पहली आलोचना क्या लिखनी है हमको, कि जब वस्तुएं आपस में टकराएगी तो उससे घूर्णन गति उत्पन्न नहीं होती। ये एक प्रकार के गति के नियम का विरोध हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखा है, गति के नियम के अनुसार। ठीक है, जब गति पढ़ेंगे हम तो गति के अंदर ये सारी चीज़ें आती है, तो उसको हमने किससे कोरिलेट कर दिया, गति के नियम से। वरना आप बोलोगे सर गति के तो 3 नियम में हमने कोई ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, तो ये गति के चैप्टर से संबंधित हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखा है, गति के नियम के अनुसार या कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के अनुसार गैसीय पदार्थों के आकार में वृद्धि के साथ घूर्णन गति में वृद्धि नहीं होती। मतलब यहाँ पर एक और हमने शब्द देखा है, कोणीय आवेग की स्थिरता का सिद्धांत। कौन सा है, कोणीय आवेग की स्थिरता का सिद्धांत। इसके अनुसार क्या हो गया, जो गैसीय पदार्थ के आकार में वृद्धि के साथ घूर्णन गति नहीं होगी। तो दोनों ही पॉइंट किससे संबंधित है, दोनों ही आलोचना के पॉइंट हमारे घूर्णन गति से संबंधित है। पहला क्या हो जाएगा, आपस में टकराने से घूर्णन गति उत्पन्न नहीं होती। दूसरा, जो पदार्थ इकट्ठे होंगे, गैसीय पदार्थ इकट्ठे होने से उनके आकार में वृद्धि से घूर्णन गति में वृद्धि नहीं होगी। तो दोनों ही पॉइंट रट लो, सामान्य से थे, टकराने वाला हो गया, दूसरा आकार में वृद्धि वाला हो गया। दोनों किससे हैं, घूर्णन गति से संबंधित है। तीसरा पॉइंट देखो यहाँ पर, आदि पदार्थों की व्याख्या करने में असमर्थ रहे। मतलब ये भैया जो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो आद्य पदार्थ है, देव पदार्थ है, ये आद्य पदार्थ या आदि पदार्थ आया कहाँ से। अब इसका आप बताओ सोर्स क्या बताओगे, तो ये सोर्स नहीं बता पाए, और इस सोर्स नहीं बताने के कारण यहाँ पर इनका सिद्धांत कहीं ना कहीं हमको फेल होता हुआ दिखता है। चौथा पॉइंट देखो, कणों में अचानक गति उत्पन्न करने वाले ऊर्जा के स्रोत की व्याख्या करने में असमर्थ रहे। मतलब शुरुआत में पढ़ा था कैसे थे हमारे सारे कण आपस में स्थिर अवस्था में, गतिहीन अवस्था में पड़े हुए थे, और उनमें अचानक से क्या हुआ, आकर्षण के कारण टकराव हुआ और गति उत्पन्न हो गई। तो भैया यहाँ पर गति उत्पन्न करने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या था, वो गुरुत्वाकर्षण का स्रोत क्या हुआ अचानक, कि यहाँ पर कणों को आपस में टकराने का समय मिला। ठीक है, तो इसकी व्याख्या करने भी वो यहाँ पर असमर्थ हो गए। तो ये 4 इसकी आलोचनाएं। चारों आलोचनाओं को साथ याद करना। 2 घूर्णन गति से संबंधित है, तीसरा हो जाएगा आद्य पदार्थ संबंधित है, और चौथा पदार्थ हो जाएगा जो सोर्स है आकर्षण फोर्स का, वो हो जाएगा। 2 घूर्णन गति के कौन कौन से हो जाएंगे, पहला हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि पदार्थों के आपस में टकराने से घूर्णन गति नहीं बढ़ती। दूसरा, निहारिका के आकार में वृद्धि से घूर्णन गति नहीं बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट, आद्य पदार्थों के उत्पत्ति का सोर्स क्या था। और चौथा पॉइंट हमारा हो जाएगा यहाँ पर कणों में अचानक गति उत्पन्न करने का जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या होगा। तो यहाँ पर इसकी 4 आलोचना हो जाएगी। आगे देखो, इसका महत्व ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो इसका महत्व मैं निष्कर्ष में थोड़ा सा बता दिया हूँ।
तो आप निष्कर्ष के साथ में इसका महत्व देख लो। निष्कर्ष क्या लिखा है, निष्कर्ष देखो, प्रारंभिक स्तर पर कांट के प्रयासों को सराहना दी गई, परंतु बाद में परिकल्पना की स्पष्ट व्याख्या नहीं हो पाने पर इसे अमान्य कर दिया गया। सीधी सी बात है, कोई नया व्यक्ति आया जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, उसके बारे में कोई व्यक्ति आके बता रहा है आपको, ठीक है, वो गलत बता रहा है या कुछ बताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो आप क्या करोगे, उसकी तारीफ़ करोगे कि हाँ आपने अच्छा काम किया, इसके ऊपर रिसर्च अच्छा किया। तो जो प्रारंभिक स्तर था, ठीक है, जो आधुनिक विचारधारा के अंदर कौन सा वाद है, ये अद्वैतवाद है। तो उस अद्वैतवाद में जो प्रारंभिक स्तर था, तो इस प्रारंभिक स्तर पर कांट क्या कर रहा है, अब जो प्रयास कर रहा है इसकी क्या की जा रही है, सराहना की जा रही है। परंतु बाद में जब इस परिकल्पना से उस परिकल्पना संबंधित से तर्क वितर्क किया गया, तो वो उसका स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाया, उसका उत्तर नहीं दे पाया। अब उत्तर नहीं दे पाएगा तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसकी कांट की वायव्य राशि परिकल्पना अमान्य घोषित कर दी जाएगी। लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने में इनका यह सर्वप्रथम प्रयास आगे चलकर प्रेरणा का स्रोत बना। अब इन्होंने जो कोशिश करी, ठीक है, वो आगे के लिए क्या हो जाएगी, एक प्रकार की गाइडलाइन हो जाएगी। एवं लाप्लास के द्वारा इस सिद्धांत की कमियों को दूर करते हुए न्याहारिका परिकल्पना दी गई। ठीक, तो यहाँ पर कांट हमारा खत्म हो जाएगा। अब कांट के बाद जो हमको पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे न्याहारिका। न्याहारिका भी किससे संबंधित है, अद्वैतवाद से है। अब यहाँ पर जो कांट ने जो गलती करी, उन गलतियों को कौन दूर करने का प्रयास करेगा, हमारा लाप्लास दूर करने का प्रयास करेगा, ठीक है, और वो लाप्लास के द्वारा फिर न्याहारिका परिकल्पना दी जाती है। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो हमारा लाप्लास की न्याहारिका परिकल्पना रहेगा। तो ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। फिर लाप्लास के बाद हम आगे चलेंगे, जो अति आधुनिक विचारक हैं, ठीक है, जो भूगोलविद है, उनके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। और आखिरी जो स्तर आता है, जो सर्वाधिक मान्य होता है, वो हमारा यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी होती है। अति आधुनिक में हम एक प्रकार से जो नाभिकीय भौतिकी है, उस नाभिकीय भौतिका का अध्ययन करते हुए हम पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करते हैं। अभी ये बिल्कुल यहाँ पर तारों से संबंधित चल रहा है, एक तारा, दो तारा, ठीक है। ये खत्म होगा तो हम कहाँ पे चल जाएंगे, सीधा हम नाभिकीय भौतिकी पर चले जाएंगे। ठीक, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब ये अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, और धीरे धीरे करके आपके यहाँ पर वीडियो मिलते जाएंगे। MPPSC की मेन से संबंधित, प्री का भी बहुत जल्दी हम वीडियो डालेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अपने जितने दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको सोर्स से नहीं मिल पा रहा है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको जिस भी नोट्स की ज़रूरत होगी आप मुझे बताओ, मैं आपकी बिल्कुल मदद करूँगा। लेकिन यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ PPT, वो आप मत मांगना, ये आपको खुद बनाना होगा। आप बनाएंगे तो आपको याद होगा। अगर आपको मैं सीधा सीधा दे दूँगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे उसे। पढ़ भी लेंगे तो आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, इसलिए नोट्स बनाते चले, ये चैप्टर आपका जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना, बहुत धन्यवाद।